सभी को सादर प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सत्यार्थ प्रकाश संदेश यूट्यूब चैनल में मैं विकास आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी को जानते हैं हम स्वामी मेरे से दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत चतुर्थ समोल्लास के अंतर्गत हमने प्रारंभ किया था कि गृहस्थ आश्रम, समावर्तन संस्कार और हमारा जो विवाह संस्कार होता है वो किस प्रकार होना चाहिए, किस उम्र के अंतर्गत हमारे को विवाह के योग्य हो जाना चाहिए, मतलब विवाह कर लेना चाहिए, और किस से विवाह करना चाहिए और किस प्रकार विवाह करना चाहिए, उसके ऊपर हमने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से समझा दिया था। आज उसी कड़ी के अंतर्गत चलते हुए आगे स्वामी जी कहते हैं कि निकट और दूर विवाह में गुण होना चाहिए, अर्थात जो निकट विवाह होता है और दूर विवाह होता है उसमें क्या अंतर होता है। क्योंकि जब हम दूर विवाह करते हैं तो उसके अंदर हमारा जो भाव होते हैं वो अलग प्रकार होते हैं, और हम निकट स्थिति में जो विवाह करते हैं उसके अलग भाव होते हैं। किस प्रकार होते हैं कि जैसे पहला है, एक जो बालक बाल्यावस्था से निकट रहते हैं, परस्पर कीड़ा करते हैं, आपस में खेलते हैं, परस्पर मेल मिलाप करते हो, खेल कूद करते हो, वो साथ में पढ़ाई भी करते हो, और फिर उन्हीं का ही हम मान करके हाँ ये साथ शुरू से बचपन से साथ में रहे हैं और अब इनका विवाह कर देना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेम करते एक दूसरे गुण, दोष, स्वभाव, बाल्यावस्था विपरीत आचरण जानते हैं और नंगे भी एक दूसरे को देखते हैं। उनका परस्पर विवाह होने से प्रेम कभी नहीं हो सकता है। अर्थात स्वामी जी यहाँ पर बड़ा ही उदाहरण के बारे में समझाने चाह रहे हैं कि जिस प्रकार एक बच्चा होता है छोटे बचपन के अंदर बाल्यावस्था में दोनों बालक और बालिकाएं परस्पर क्रीड़ा करते हो और बचपन से ही साथ में खेलते कूदते उड़ते गिरते वो बड़े हुए, और दोनों एक दूसरे की क्रीड़ा जानते हो, दोनों के एक दूसरे के लक्षण जानते हैं, दोनों एक दूसरे के जो कार्य करते हैं वो दोनों जानते हैं और आपस में प्रेम करने लग गए। अब उन दोनों का विवाह कर देना चाहिए, तो वो दोनों का जो प्रेम होता है वो विवाह के लायक नहीं रहेगा। क्योंकि सब मान लीजिए हालांकि अपने उनका विवाह कर भी लिया है तो वो अपने जीवन में कभी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो उनकी गलतियां जानता है और वो उसकी गलतियां जानती है, वो कैसा है वो भी जानती है, वो कैसा वो जानता है, तो आपस में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। ये पहला स्वभाव में बताया गया गुण है। दूसरा है, जैसे पानी में पानी मिलने से भी लक्षण गुण नहीं होता, वैसे एक गोत्र पितृ व मातृकुल विवाह होने से मातु धातु के अदल बदल नहीं होने से उन्नति नहीं होती है। उन्नति कब होगी? जब दोनों पदार्थ अलग अलग होंगे। किस प्रकार? जिस प्रकार हमने पिछले वीडियो में उदाहरण दिया था, मिश्री का स्वाद, अगर व्यक्ति मिश्री का स्वाद नहीं जानता तो उसको चाहने की लालसा रहेगी, और अगर उसने मिश्री का स्वाद जान लिया है तो उसको वो जितना उसके प्रति भाव होगा, उसको खाने की जो लालसा होगी उतनी उसके अंदर नहीं रहेगी। तो कहने का तात्पर्य इस प्रकार पानी के अंदर पानी को मिलाते तो दोनों में आपस में कोई फर्क नजर नहीं आता है। एक गिलास का पानी दूसरे गिलास का पानी आपस में दूसरे तीसरे गिलास में डालते तो दोनों में कोई अंतर नजर नहीं आता है। तो उसी प्रकार एक गोत्र व मातृकुल में विवाह होने से, यानी एक ही गोत्र के अंदर लड़का की भी गोत्र एक हो, लड़की का भी एक गोत्र हो, दोनों को आपस में विवाह कर दिया जावे तो धातु के अदल बदल करने से नहीं होगा, क्योंकि उनकी उन्नति नहीं होगी, क्योंकि एक गोत्र हो दूसरी गोत्र अलग अलग होनी चाहिए। विवाह के लिए दोनों का दूर देश होना चाहिए, दोनों एक दूसरे से कभी मिले ना हो, दोनों का संबंध अलग प्रकार से होना चाहिए। दूसरा गुण यहाँ पे बताया है। तीसरा गुण है, जैसे दूध में मिश्री व शुंठी आदि औषधि के योग होने से उत्तमता होती है, वैसे ही भिन्न गोत्र मातृकुल से पृथक होने से स्त्री पुरुषों का विवाह उत्तम होता है। किस प्रकार विवाह उत्तम होता है? स्वामी जी बड़ा ही अच्छा उदाहरण दिया कि जिस प्रकार दूध के अंदर हम अनेक औषधियाँ डालते हैं, इलायची डालते हैं, लौंग डालते हैं, और फिर अपन शक्कर डालते हैं, जो मिश्री यानी मीठा करने के लिए दूध को डालते हैं, फिर उसे औषधियाँ यानी शुंठी आदि जो औषधियाँ डालते हैं उनके योग से वो दूध के अंदर गुण बन जाता है, और उसको हमको जब पीते हैं तो हमारे को अच्छा भी लगता है। तो उसी प्रकार कहते हैं वैसे ही भिन्न गोत्र के अंदर, अभी दूध अकेला था उसके अंदर अलग और चीज डाली अपन ने, उससे भी सही चीज नहीं डाली, उसके बराबर चीज डाली है, दूध के ऊपर दूध नहीं डाला है, उसके अंतर्गत हमने शुंठारी डाल दिया तो उसका स्वाद अलग चेंज हो गया। तो भिन्न भिन्न गोत्र से मिलने से विवाह उत्तम हो जाता है।
और गोत्र कैसी होनी चाहिए कि 6 पीढ़ी पीछे होनी चाहिए, यानी पिता की गोत्र उसके पीछे मिलनी चाहिए, यानी 6 पीढ़ियों की गोत्र पिता से नहीं मिलनी चाहिए, या लड़की की हो चाहे लड़का की हो, तब दोनों का विवाह हो जाना चाहिए। और उसी को ही मातृ पितृकुल से पृथक होना चाहिए, नहीं जो मातृ पितृकुल होता है उससे भिन्न जो गोत्र होती है वही स्त्री पुरुष विवाह के उत्तम योग्य माने गए हैं। तीसरा चौथा उदाहरण कह दिया है, जैसे एक देश में रोगी हो, क्या होता है, एक देश में रोगी हो और वह दूसरे देश में वायु और खान पान के बदलने से रोग रहित होता है, वही दूसरे देशों के विवाह होने से उत्तमता होती है। यानी जिस देश के अंदर माना इस समाज के अंदर एक व्यक्ति रोगी है और वो इसके अंदर ही आके दूसरा आदमी आ जाएगा, तो जो उसके बराबर का होगा वो दूसरा रोगी आपस में और रोग फैलाएंगे। तो उसी की तरह अगर एक व्यक्ति रोगी है दूसरे देश में जाएगा तो वहाँ की उत्तम गुण वायु, उत्तम खान पान को, उत्तम वायु को, उत्तम स्वास्थ्य को लाभ प्राप्त होके वो शीघ्र स्वस्थ हो जाएगा। तो उसी प्रकार क्या है कि रोगी दूसरे देश में वायु और खान पान के बदलने से रोग रहित हो जाता है, यानी अपने देश का जो खान पान देश उसको सूट नहीं कर रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, वो दूसरे देश का खान पान खाता है तो रोग रहित हो जाता है। उसी प्रकार वैसे ही दूरस्थ देशों के विवाह होने से उत्तमता होती है। कब होगी, जब दूर देश में विवाह किया जाएगा तभी उत्तमता मानी गई है। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर गुण जो मिलाए जा रहे हैं, स्वामी जी जितने गुण बता रहे हैं यहाँ पे कि विवाह किस प्रकार होना चाहिए, कि पहले गुण के अंदर बताया कि जो बाल्य अवस्था से निकट परस्पर नहीं होनी चाहिए। अगर बचपन में दोनों लड़का लड़की साथ में खेलते कूदते उठते बैठते गिरते पढ़ते वो बड़े हुए तो उनका साथ में विवाह नहीं होना चाहिए। भले ही वो एक दूसरे के सब कुछ जानते हो परंतु उनका विवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि विवाह उससे होना चाहिए जो दूरस्थ देश का हो। निकट वृत्ति में देश में विवाह नहीं होना चाहिए। विवाह यानी अप्रत्यक्ष रूप से विवाह करना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए। उसी का उदाहरण देते हैं, 5वां उदाहरण देते हैं, संबंध करने में एक दूसरे के निकट होने से सुख दुख का भान और विरोध भी संभव होता है। कैसे होगा, क्योंकि संबंध एक दूसरे में निकट होने से वो एक दूसरे के बारे में जानते हैं। कोई परेशानी होगी, कोई दुख हो गया तो उसको दोष देगी, और तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसे क्यों किया, वो आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे। और जो असुरों और देवताओं मध्य जो घमासान युद्ध होता है उसी प्रकार उनका परिवार में युद्ध चलता रहेगा। उनका जीवन कभी भी शांतमय नहीं रहेगा, कभी भी सुखमय नहीं रहेगा। और वह एक दूसरे को जानता नहीं है, वो इसके गुण नहीं जानती है और वो उसके गुण नहीं जानता है। वो दोनों आपस में आएंगे तो एक नया पदार्थ, वो अपना एक नया जीवन आपस में बनाएंगे। दोनों के गुण आपस में मिलके एक नया जीवन बनेगा। तो वो क्या होगा, विवाह उत्तम होगा, उनका प्रेम से उनका जीवन बलि प्रकाश चलेगा, उनका जीवन उत्तमता से बीतेगा और उनका जो जीवन होगा वो सुखमय पूर्ण होगा। और वे वही इसके साथ में दोनों खेलते कूदते बड़े और दोनों का हिसाब विवाह कर लिया, दोनों जानते एक दूसरे को, तो उसका नुकसान वो स्वयं दोनों झेलेंगे। तो कहते हैं ये दूर देश में नहीं तो गृहस्थों के विवाह में दूर दूर प्रेम की डोरी लंबी बढ़ जाती है, निकटता में विवाह नहीं हो सकता है। और निकटता में विवाह नहीं होना चाहिए, दूर दूर देश में हमारी डोरियां फैलानी चाहिए। डोरियां नहीं, हमारे संबंध दूर देश में होने चाहिए, निकट देश में नहीं होना चाहिए। छठा है, दूर दूर देश के वर्तमान और पदार्थों की प्राप्ति भी दूर संबंध होने से सहजता से हो जा सकती है, निकट विवाह होने में इसलिए नहीं। दुहिता दुर्हिता दूरे हिता भवती थी, यानी दूर दूर देश में हम अगर अब संबंध भी ढूंढते हैं तो हमारे संबंध भी वो मिल जाते हैं। भाई सपोज करो, माना कि हम यहाँ से किसी लड़के के लिए लड़की देखने गए, हम उसको जानते नहीं है पर किसी घर में गए कि हमारा लड़का विवाह के योग्य हो गया है और हमारे को लड़के के विवाह के लिए उत्तम लड़की चाहिए। तो वो कहेगा हाँ हमारे घर पे है, या उसे फलाने घर के अंदर वहाँ एक लड़की है, वो ऐसी है वो वैसी है, उसका स्वभाव ऐसा है, वो ऐसे पढ़ती है, वो नेचर में सही है, उसकी नैतिकता सही है, तो हमारे अंदर उसको चाहने की लालसा बढ़ेगी। नहीं, उस लड़की से हमको मिलना चाहिए और उसके ऊपर हमारे को चर्चा करनी चाहिए कि वो विवाह के लायक है। और हमने उसकी जैसा सुना, हमने उसको वैसा परखा, तो वो विवाह के लिए उत्तम स्त्री मानी जाएगी। और माना कि हम उस लड़की को पहले से ही जानते हो तो हमारा उसके अंदर हम पता होगा कि नहीं आप जो कह रहे हो वैसा नहीं है, हम जो कह रहे हैं वैसा है, क्योंकि आप जैसे कह रहे हो वैसी नहीं है, हम जानते हैं उसके गुण लक्षण, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
क्या कन्या का नाम दुहिता इस कारण है कि इसका विवाह दूर देश में होने से हितकारी होता है। दुहिता यानी दूर देश यानी दूसरे देश में, इसलिए कन्या को दुहिता कहा गया, यानी दूर देश में उसका विवाह होना चाहिए। निकट देश में कभी भी उसका विवाह नहीं होना चाहिए। निकट देश का मतलब यानी आपस में, यानी एक समाज से दूसरे समाज में नहीं होना चाहिए, मतलब परस्पर विवाह नहीं होना चाहिए। जो प्रेम विवाह आजकल के जो समय में चल रहा है बड़ा ही प्रचलित है। आजकल के जो युवा अवस्था के बच्चे सोचते हैं, लड़के सोचते हैं कि मैं को प्रेम विवाह करूंगा, किसी लड़की को मैं अपने प्रेम जाल में फंसाऊंगा, फिर उससे मैं विवाह करूंगा तो हमारा जीवन उत्तमता से बीतेगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता और नहीं हुआ। आजकल आप स्वयं भी जानते हैं कि जितने भी प्रेम विवाह होते हैं, ज्यादातर विवाह प्रेम विवाह हमारे को डिवोर्स हो जाता है। किसके लड़ाई झगड़े से, उसके पे ये कारण हो गया, उसके लड़ाई से उसने फांसी खा ली, वो प्रेम के चक्कर में ऐसा हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी हमने विवाह के जब उत्तमता आवे, हमारी युवावस्था हो जावे, तो उसको अरेंज मैरिज को कहते हैं, वही सबसे उत्तम विवाह माना गया है। उसके विपरीत कोई विवाह सही नहीं माना गया है। तो इसके जो आगे है, 7वां कन्या के पितृकुल में दारिद्र्य होने का भी संभव है, यानी जो पिता का जो कुल होता है, क्योंकि जब जब कन्या पितृकुल में आवेगी तब इसको कुछ ना कुछ देना ही होगा। यानी जब विवाह हो जाता है उसके पश्चात वो दूसरे देश में चल जाती है, दूसरे अपना जो वर चुन लेती है, उनके साथ में वो जीवन यापन करती है। तो जब जब भी वो घर पे आएगी तो उसको पिता कुछ न कुछ देगा, कुछ न कुछ उसको उपहार में देगा, तो वो देना भी स्वाभाविक है और उसका आपस में प्रेम संबंध भी बना रहेगा। 8वां है कि कोई निकट होने से एक दूसरे को अपने अपने पितृकुल के सहाय का घमंड, और जब भी दोनों वैमनस्य होगा तब स्त्री झट ही पिता कुल में चली आएगी। यानी जब परस्पर विवाह हो जाएगा, माना मैं यहाँ रहता हूँ, मैं अजमेर में रहता हूँ, अजमेर से मेरा संबंध पास के पड़ोस के पड़ाव के गांव, अजमेर के अंदर मैं केसरगंज में रहता हूँ, केसरगंज का, और पड़ाव के अंदर एक स्त्री है, वहां से मेरा विवाह हो गया। अब बाई चांस माना कि वहां से लड़की का पति ने कुछ कह दिया, तो वो एक बात पे उठ के सीधी चली वहां आ जाएगी कि मेरे को ऐसे बोला, और घर में आके बैठ जाएगी। अगर दूर देश में रहेगी तो उसको डर रहेगा, नहीं मुझे अपने कुल का नाम रोशन करना है, मुझे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, मैं झट से वहां नहीं जाऊंगी, मैं जो भी दुख सुख होगा वो मैं सहन करूंगी। ये उनके अंदर भावना होनी चाहिए। एक दूसरे की निंदा अधिक होगी और विरोध भी होगा, क्योंकि प्राय स्त्रियों का स्वभाव तीक्ष्ण और मृदु होता है, यानी वो तीखे स्वर भी ज्यादा बोलती है और मीठा स्वर भी ज्यादा बोलती है, तो होता ही है। इत्यादि कारणों से पिता के एक गोत्र माता के 6 पीढ़ियों और समीप देश में विवाह होने का अच्छा कारण नहीं है। यानी अच्छा कारण क्या है? 6 पीढ़ियों के गोत्र को मिला करके और दूर देश में उसका विवाह होना चाहिए। तो आप समझ ही होंगे कि विवाह किस प्रकार होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए और किस से करना चाहिए, ये आपको भले प्रकार समझ में आ गया है। चलिए मित्रों, अगर आपने ये और नहीं समझा है तो पिछला वीडियो भी आप देख लीजिए और इसके आने हमसे जुड़े रहिए। आने वाले हर वीडियो के अंदर हम आपको इसी बारे में बताएंगे। चतुर्थ समोल्लास यानी समावर्तन संस्कार होके, विवाह संस्कार होके और गृहस्थ आश्रम में किस प्रकार प्रवेश किया जाता है और विवाह किस प्रकार किया जाता है, वो हम आपको बता रहे हैं। तो आप हमसे जुड़े रहिए और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसको अवश्य प्रेस कीजिएगा। इससे आने वाला हर नए वीडियो का संदेश आपको मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और ज़रूर शेयर जरूर कीजिए, यही मेरी आपसे विनती है। आज के इस प्रकरण के अंदर हमने ये जानना कि विवाह किस देश में होना चाहिए और निकट क्यों नहीं होना चाहिए, निकट होने के क्या हानियां होती है और दूर होने का क्या लाभ है, ये आप भले प्रकार से समझ गए होंगे। तो अगले वीडियो के माध्यम से हम आपसे फिर चर्चा करेंगे इसके अंतर्गत और किस प्रकार के हमारा स्वभाव के अनुकूल विवाह होना चाहिए। धन्यवाद मित्रों। इति ओम शम।